सलाम, नमस्ते, आदाब। आप जुड़े हैं पसमादा डेमोक्रेसी से और हम हफ्ते की किताब नाम से जो हम सीरीज चलाते हैं उसी सीरीज के तहत हम आज एक नई किताब राही मासूम रजा की ही किताब है। वो है टोपी शुक्ला। हम इस पे चर्चा करने के लिए आज मौजूद हैं। और इससे पहले हमने उन्हीं की एक किताब पिछले हफ्ते हमने आधा गांव पे हमने चर्चा की थी। हमारी जो चर्चा का जो विषय होता है वो पसमादा या जातिगत एंगल से ही हम किताबों को सिलेक्ट भी करते हैं और उसकी चर्चा करने की भी कोशिश करते हैं, या कि उसका कुछ ऐसा पस मंजर होना चाहिए उस किताब की या उस पात्र का, उस कहानी का, जो हमारे पसमादा समाज को समझने के लिए, बहुसंख्यक समाज समझने में मदद करे। हम ऐसी किताबों को खास तौर से सिलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। और कुछ ऐसी भी किताब हम सिलेक्ट करते हैं जो बहुत ज़्यादा चर्चित हो, जिस तरह हमने सेपियंस को भी रिव्यू किया था। तो आज हम टोपी शुक्ला पर चर्चा करेंगे। हम पहले भी बता चुका हूँ, आधा गांव के बाद टोपी शुक्ला पे हम चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद हम काशी के 80 पर चर्चा करेंगे और उसके बाद हम झीनी झीनी चदरिया पे चर्चा करेंगे। और फिर जो बहुत दिनों से कई साथी करना चाह रहे हैं कि वो बोल रहे हैं कि भारत या पाकिस्तान के विभाजन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की किताब पर चर्चा की जाए, उसके बाद हम उस पर चर्चा कर लेंगे। उस किताब से हम भाग नहीं रहे। कई लोगों को लगता है कि हम किताब से भाग रहे हैं, भाग नहीं रहे, उसको अच्छे से चर्चा की जाएगी। फाकिर भाई से पहले भी बात हो रखी की गई कि लोगों को ऐसा लगता है फाकिर भाई कि आप भाग रहे हैं किताब से, इसलिए जो है उसको बहुत दूर रखे हुए। तो इस पे सबसे पहले ये जो नाम है बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है, टोपी शुक्ला। तो उनका पूरा नाम जो है, जो पात्र है इनके, जो मुख्य पात्र है, बलभद्र नारायण शुक्ला नाम है उनका। और टोपी कैसे नाम पड़ा ये आगे, अच्छा कहानी जो आगे पीछे होगी चलती है। तो अलीगढ़ में वो भाषण देने या कुछ बात कहने उठे थे, तो वहां पे एक कल्चर, आज भी वो कल्चर मौजूद है कि सर पे टोपी रख के या सर को बांध के स्टेज पे आया जाता है। तो वो टोपी लेके पहन के नहीं गए थे, तो उनको लड़के चिल्लाने लगे टोपी टोपी तो वो जो है बाद में जो है एक की टोपी मांग के सर पे रख लिए, तब से उनका नाम टोपी हो गया। तो अच्छा, ये टोपी जो है एक सिंबॉलिक तरीके से भी राही मासूम रजा इस्तेमाल करते हैं कि देश में जितनी राजनीति है, टोपियों की राजनीति है। कि लाल टोपी पहने समाजवादी, और गांधी टोपी पहने तो गांधीवादी, नेहरूवादी, नेहरू टोपी है ना, गांधी टोपी नहीं, नेहरू टोपी। और उसी तरीके से फिर वो कहते हैं कि आरएसएस की अपनी टोपी है, भगवा टोपी। इस तरीके से सबका अपना बयान भी करते हैं कि टोपियों की राजनीति है कि आप एक टोपी उतार लो, दूसरी उतार लो। इस पे वो बड़ा अच्छा तंज भी करते हैं कि जब मुस्लिम लीगी थे, बंटवारे के बाद जो भारत में रुक गए, वो सब रातों रात जो है मुस्लिम लीगी टोपी निकाल के नेहरू वाली टोपी पहन ली और वो जो है नेहरूवियन हो गए। ठीक है। अच्छा, टोपी जो है, टोपी का जो कैरेक्टर है, वो उसके जो पिताजी हैं उनको नीले तेल वाले डॉक्टर के नाम से जाना जाता है। और टोपी बार बार टोपी बोलूं क्योंकि नाम ही टोपी इसी नाम से पुकारा गया है। तो जब ये पैदा हुए तो बहुत काले कलूटे थे। उस दिन बहुत बारिश भी हुई थी, तो जब सबको लगा कि ये तो कोई अशुभ है, ये पैदा हो गया है, तो उनकी माँ भी उनसे प्यार नहीं करती। ये लोग उनको जो है वो दुत्कारते हैं। उनके जो बड़े भाई है मुन्नी बाबू, उनसे ज्यादा प्यार करते हैं। उन्हीं का कपड़ा उपड़ा जो है उतरन जो है टोपी जी को दिया जाता है। तो ये जो मनोविज्ञान जो है बालक का, उसको बड़ा अच्छे से बयान किया गया कि उसको लगता है कि सब मुझसे नफरत करते हैं, सब मुझे उतरन देते हैं, और उनकी माँ भी उनको नहीं चूमती कहीं उसके काले की उसके ऊपर ना आ जाए, उसके शरीर पे ना आ जाए। तो टोपी 6.5 साल की उम्र में टोपी घर से भाग जाते हैं। तो देखते हैं कि दो लड़के को एक लड़का पीट रहा होता है, दो लड़के एक लड़के को पीट रहे होते हैं। तो वो एक लड़का उसको बचाने चले जाते हैं। वहां पे बचाने जाते हैं तो फिर जो है पता चलता है कि वो लड़का इफ्फन है। इफ्फन का पूरा नाम था, मैं नाम भूल रहा हूँ, मैं एक बार देख लेता हूँ किताब में। हाँ, सैयद जरगाम हुसैन। बड़ा तगड़ा तगड़ा नाम रखा है, सैयद जरगाम हुसैन। आबदी भी है। अच्छा, आबदी। तो आबदी जैदी एशिया मुस्लिम होते हैं। जी जी जी, आबदी जैदी एशिया मुस्लिम। अपने समय का दर्द लिख रहे हैं फाकिर भाई। हाँ, तो फिर जो है उनसे दोस्ती हो जाती है। अभी मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में कहानी बता रहा हूँ कि उनसे दोस्ती हो जाती है इरफान से और टोपी की। लेकिन इरफान के जो पिता कलेक्टर होते हैं उनका तबादला हो जाता है, तो उसके साथ इरफान चला जाता है। लेकिन बाद में वो जाके कहाँ मिलते हैं, अलीगढ़ में। अलीगढ़ में टोपी शुक्ला भी वहां पहुंचते हैं। टोपी का जो घर का माहौल है थोड़ा कम्युनल माहौल है।
और उसके पिताजी मुसलमानों को पसंद नहीं करते क्योंकि उनका कंपाउंडर एक मुसलमान था जो उनकी नीले तेल बनाने का जो नुस्खा था वो चुरा के भाग गया, नीले को उसने लाल बना दिया और अपना अलग दुकान खोल के बैठ गया डॉक्टर बन के। इसलिए वो उस व्यक्ति की वजह से पूरे मुस्लिम समाज से नफरत कर रहे होते। उनकी दादी जो है, उसकी माँ मतलब उसके पिता की माँ मतलब उसकी दादी जो है, वो बड़ी अच्छी उर्दू और फारसी बोलती है और हिंदी भाषा बोलने वाला गंवार समझती है, क्योंकि उसकी जो तरबियत हुई थी वो फारसी और उर्दू से हुई थी। तो देखिए ये सब बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि नफरत कर रहे हैं लेकिन भाषा जो है उस पर आड़े नहीं आ रही है। और इसमें भाषा के ऊपर बहुत जबरदस्त इसमें तंज है। जहाँ कोई हिंदी बोला कहते हैं यार ये मुंह जो है कहाँ गंवारू जुबान लेके आ गए, मुंह का स्वाद कड़वा कर दिया, इस तरीके की लाइन इसमें लिखी हुई है। और इस पर तंज भी करते हैं। इसमें राही मासूम रजा कहते हैं कि ऐसे लोग जो है क्या करें कि भाषा की लिपियों को का पत्थर गले में डाल के डूब के मर जाए, उनके लिए बेहतर यही है, जो इतना मतलब तशद्दुद रखते हैं भाषा के ऊपर। ठीक है, फिर बाद में मैं कहानी को जल्दी खत्म कर देता हूँ। ये वहां अलीगढ़ पहुंच जाते हैं तो इरफान की जो बीवी होती है सकीना, वो उसकी दोस्त बन जाती है टोपी की। लेकिन इनको लेके अलीगढ़ बड़ा चर्चा होने लगा, उसकी एक हिंदू से फंस गई है सकीना, तो उसको चर्चा बहुत ज्यादा होने लगता है। और इसी चर्चा होते होते इतना हो जाता है कि बलवा भी हो जाता है। और जो ये टोपी होते हैं वो अस्पताल में होते हैं। सकीना भी तय करती है कि अब जो है छोड़ दिया जाए, तो इरफान और सकीना शहर छोड़ के चले, अलीगढ़ छोड़ के चले जाते हैं। फिर टोपी के साथ भी कुछ ऐसे मार्मिक घटनाएं होती है, आप वो बताना नहीं चाह रहा हूँ वरना मजा खराब हो जाएगा इसका। तो ये उसकी मोटी मोटी कहानी है। अब हम ये कहानी के बाद अब सीधे प्रारंभिक टिप्पणी के लिए फाकिर भाई से। फाकिर भाई, इसकी प्रारंभिक टिप्पणी इस किताब के बारे में आपको मैं मोटी मोटी सबको कहानी बता दिया। ये टोपी सुपला एक बहुत ही दिलचस्प उपन्यास है, दिलचस्प नोवेल है। और इसमें मुख्यतः जो सवर्ण हिंदू या सवर्ण मुसलमान की समस्या होती है, सांप्रदायिकता की समस्या पर आधा गांव की तरह इसमें जाति का जिक्र बहुत कम आया है। जाति में ब्राह्मण जाति के थे टोपी शुक्ला, तो उनका जिक्र आया है। और इसमें भी आप देख सकते हैं कि हिंदू मुस्लिम की जो प्रॉब्लम है सांप्रदायिकता का, तो इसको भी रिप्रेजेंट करने के लिए आप देंगे तो हिंदू का रिप्रेजेंट एक ब्राह्मण ही कर सकता है और मुस्लिम का रिप्रेजेंट एक सैयद ही कर सकता है। तो ये सैयद और ब्राह्मण के जो तनाव हैं उसको हिंदू मुस्लिम का तनाव बनाया जाता है। कभी भी उसमें पसमानदा छोटी जाति का हिंदू नहीं आ पाता, आप ध्यान से देखेंगे तो। और ये मिथकों का भी इसमें अनुगूंज सुनाई देगा आपको। मैं ठोक रहा हूँ लेकिन मजेदार आपकी बात पे आ गया। टोपी बोलता है यहाँ पे, देखिए सर बात देखिए, टोपी यार तुम्हारा नाम शोरफा के मुंह से तो निकल ही नहीं सकता। मतलब ये सैयद जरगाम बोल रहे हैं यार तुम्हारा नाम तो शोरफाओं के मुंह से निकल ही नहीं सकता। तो टोपी क्या जवाब देते हैं? टोपी कहते हैं भाई उर्दू शोरफाओं के मुंह से ना निकल सकता पर हिंदी शोरफाओं के मुंह से तो निकल ही सकता है। हाँ, हिंदू शोरफा से यहाँ तात्पर्य ब्राह्मण जाति से, सिंपली ब्राह्मण जाति से। हाँ, ब्राह्मण तो संस्कृत का उच्चारण कर ही लेता है। इनका नाम बलभद्र नारायण मिश्रा है, तो इसमें उच्चारण में और कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत वही है कि ये जो उच्चारण है वो संस्कृत से लिया हुआ है। और राहुल मसूम रजा भी उसी को शुद्ध भाषा मानते हैं, संस्कृत को। वो लिखते हैं कि उनका शुद्ध नाम बलभद्र था, यानी जो संस्कृत वाला नाम है वही शुद्ध है। तो संस्कृत के साथ एक शुद्धता जुड़ी है, इस पर भी टिप्पणी है। और समाज का जो चित्रण है इसमें वो यथार्थ चित्रण है, लेकिन वो एकांगी चित्रण भी है। यहाँ समाज का एक बड़ा हिस्सा रह जाता है। ये मुख्यतः जो आपसी संबंध है सवर्ण हिंदुओं के और सवर्ण मुसलमानों के, उसी को लेकर है। ये ब्राह्मण और सैयद के संबंध के बारे में है। तो सैयद जरगाम और पंडित बलभद्र की एक कहानी है कि उनके आपसी रिश्ते कैसे हैं, तनाव कैसे हैं, और उसी में थोड़ा उपेक्षित हो जाना कि भाइयों में उसको, ये प्राय ये कॉमन प्रैक्टिस है सवर्ण लेखकों का कि जो ब्राह्मण में ही थोड़ा गरीब है, उपेक्षित रह गया, तो उसको दलित जैसा दिखा के दलितों का दुख प्रकट करना है और उसी के साथ साथ पात्र में खुद को भी देखना है। ये टोपी शुक्ला राही मासूम रजा भी है। टोपी शुक्ला के जरिए राही मासूम रजा अपना भी दुख बोलते हैं। उनको जो उपेक्षा मिली है, वो लोग जो धर्मनिरपेक्ष हैं उनको किस तरह की, चाहे बम्बई फिल्म इंडस्ट्री हो चाहे बाकी जगह हो, राही मासूम रजा को
दिक्कतें झेलनी पड़ी, ये टोपी शुक्ला के रूप में ये सामने आता है। और इस तरह चरित्र प्रधान नोवेल उन्होंने और भी लिखे हैं, जैसे कि एक जौनपुरी करके भी नोवेल उनका है, आप लोग उसको भी पढ़ सकते हैं, हसन जौनपुरी। तो उन्होंने चरित्र प्रधान इसको लेके, ये भी चरित्र प्रधान है, टोपी शुक्ला के इर्द गिर्द या उसकी फैमिली के इर्द गिर्द कहानी घूमती है इसमें। तो देखने लायक ये बात है कि इसको ये मुख्यतः सांप्रदायिक, एक ऐसा आदमी जो किसी फिरके से नहीं बिलोंग करता, धर्मनिरपेक्ष भी सही शब्द नहीं है, एक आदमी जिसको किसी से मतलब नहीं है, वो इसको मुख्य मुद्दा नहीं मानता, वो आदमी कहाँ जाए। जैसे एक कविता है कि जब जापान में नागासाकी और हिरोशिमा में वो बम डाला गया, तो एक चिड़िया वो बोलती है कि चिड़िया का तो कोई मतलब नहीं था मनुष्यों के झगड़े से, लेकिन बम गिरा तो वो भी मारी गई। तो सवाल पूछते कि हम क्यों मारे गए, हमारा तो आपके झगड़े से कोई मतलब नहीं था, अमेरिका और जापान के झगड़े से, लेकिन बम गिरा तो चिड़िया भी मारी गई। तो चिड़िया यहाँ एक प्रतीक है, जो निर्दोष इनोसेंट आदमी है, जिसको इस बड़े बड़े चीजों से मतलब नहीं होके वो दैनिक जो मंडल लाइफ है, जो रुझान हस्ब मामूल की जो जिंदगी है, डेली लाइफ, उसी से मुब्तला रहता है। नून तरी लकड़ी के ही परेशानी में इतना मुब्तला होता है कि उसको इन सब बड़ी बातों से, लेकिन वो भी इस राजनीति का, चाहे विभाजन का दर्द हो, बंटवारे का, उससे दो चार होता है, उसको वो नहीं चाहते हुए भी घसीटा जाता है उसमें। तो ये टोपी शुक्ला एक ऐसा ही आदमी है जो कि पहले भले ही जनसंघी रहा था, लेकिन बाद में वो उसकी दोस्ती होती है मुसलमान सबसे, उसका जिगरी दोस्त इरफान मियाँ है, आप देख सकते हैं, और उसको मुसलमान समझा जाता है, मतलब इस हद तक समझा जाता है कि बलवे या दंगों में वो हिंदू इलाके में नहीं जाता कि कहीं मुसलमान समझ के हमको मार न दिया जाए। तो ऐसे लोगों की एक कहानी है, और ये कॉमन एक विचारधारा है। इसमें आप देखिएगा कि विचारों में बहुत गहराई नहीं है, वही रोमांटिक जो हिंदू मुस्लिम एकता की बात, लेकिन इसको बहुत दिलचस्प ढंग से, भाषा बहुत चुटकुली है, बहुत सुंदर भाषा है कि इश्क का ताल्लुक दिलों से होता है और शादी का ताल्लुक तनख्वाहों से, जैसी तनख्वाह होगी वैसी बीवी मिलेगी। बिल्कुल, ये सही बात है, और हमारे समाज में, मुआशरे में यही भी है भी। और अब तो वो जमाना भी आ गया है कि इसका भी ताल्लुक तनख्वाहों से ही हो गया है। हाँ, ये भी बात है। अच्छा, ये भी जो है उसमें जो ये क्या नाम है, दोस्त मानता रहता है टोपी इरफान को, लेकिन घर में खाना वाना नहीं खाता है उसके। तो वो लिखता है, ए टोपी, इरफान की बीवी सकीना आ गई, खाना खाकर जाना, राम 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 राम। टोपी खड़ा हो गया, भाभी तुम एक दिन अवश्य मेरा धर्म भ्रष्ट करवाओगी। कितनी बार कहूं कि मैं मुसलमानों के घर खाना नहीं खाता। क्यों नहीं खाते? इरफान जल गया, तुम तो बड़े प्रगतिशील हो। हूं तो परंतु आदत पड़ गई, टोपी ने कहा। फिर बताता कि फिर जब घर जाता हूं तो रसोई में जाने की इजाजत नहीं मिलती। माता जी मेरी थाली अलग रखती हैं, कहती हैं कि मैं मलेच हो गया हूं, परंतु माँ है, कभी कभार प्यार भी कर लेती है। तो मतलब तंजिया मार रहा है कि भाई मलेचों के घर खाना नहीं खाता हूँ। अच्छा, तो ये मलेच शब्द जो है, ये मतलब बड़ा ही कटु शब्द है, ये इस्तेमाल होता रहा है ना मुसलमान, और खासतौर से जो विदेशी मुसलमान है उसके लिए। इसके ऊपर थोड़ा सा बताएं, क्योंकि कई बार इसमें इस्तेमाल हुआ है इस किताब में। फिर हम भाषा के ऊपर आएंगे इसके, फिर अलीगढ़ पे जाएंगे। ये मलेच शब्द मुसलमानों के लिए नहीं यूज होता था, ये कोई भी आदमी जो सनातन धर्म या हिंदू धर्म के होल्ड के बाहर था। आप किताबों में पढ़ेंगे तो ये जो बहिष्कृत जातियां हैं, तथाकथित नीची जातियों के भी लिए मलेच शब्द अभी भी प्रयोग में होता है, कम से कम पूर्वांचल में तो जरूर प्रयोग होता है। तो ये मलेच का अर्थ होता है वह जो प्रॉपर हिंदू नहीं हो, लगभग एक काफिर का इक्विवेलेंट है। जैसे जो मुसलमान नहीं उसको काफिर लोग बोलते हैं, उसी तरह ये शब्द है कि जो भी हिंदू फोल्ड से बाहर है। तो इसी कारण मुसलमान को भी मलेच बोला गया, क्योंकि मुसलमान भी हिंदू फोल्ड से बाहर है। तो ये सम्मिलित शब्द है, दलितों को भी मलेच बोला जाता है। काफी बोलते मुसलमानों में, जैसे सिंबॉलिक तरीके अपने से कम समझने वाले को बोलते काफिर है ना। नहीं, तो काफिर मतलब विधर्मी होता है, नहीं, कितना भी समझे, काफिर उसे बोलते हैं जो मुसलमान ना हो, विधर्मी। मुसलमान इनकार कर दिया हो।
जो विधर्मी हो, नहीं इनकार करे चाहे नहीं करे, जो विधर्मी हो। अच्छा, मलेच्छ को कैसे देखेंगे? और मलेच्छ मतलब वो भी जो विधर्मी हो, जो हिंदू के अनुसार विधर्मी है, और वो दलितों को भी विधर्मी ही मानते हैं। अच्छा, ये दलित और मलेच्छ कोई भी जो हिंदू नहीं है, सनातनी नहीं है, उसको मलेच्छ बोलते हैं। अच्छा, मैं इसके बीच बीच में कुछ देखिए, अब बात थोड़ी सी चुभती हुई बातें लिखते हैं कि मुन्नी बाबू को मुन्नी बाई की एक अदा पसंद आ गई। वैसे तो शहर में 100-125 रंडियों की तरफ भी एक रंडी थी, परंतु मुन्नी बाई ने अपने पेशे में धर्म का दामन नहीं छोड़ा था। उसे मालूम था कि एक न एक दिन भगवान को मुंह दिखाना है, इसलिए जो है अपने मतलब वो जो कोठा था उसमें एक मंदिर भी बना रखा था। तो ये सब इस तरीके की चुभती हुई लाइनें जो राही मासूम रजा लिखते हैं। और जैसे अभी एक आगे लिख रहे, शरीफ लोगों में कहाँ बहुओं की सूरत देखी जाती है, सूरत तो होती है रंडी की, बीवी की तो तबीयत देखी जाती है। तो इस तरीके की चुभती हुई लाइनें इतनी ज्यादा है इसमें टोपी शुक्ला। अब मुझे अच्छा हैरत इस बात की, 10वीं में लगी हुई है ये, इसका एक अंश 10वीं क्लास में लगा हुआ है, बच्चों को पढ़ाया जाता है हिंदी में। तो इसमें मतलब जी मैं दो बातों का जिक्र करूंगा। एक तो ये राही मासूम रजा यहाँ पर बेवफा साबित होते हैं। अपने जो अहद करते हैं वो भूमिका में लिखते हैं कि आधा गांव में गालियां ही गालियां थी, इसमें एक वाहिद गाली भी आप नहीं पाएंगे, जबकि ये भी इसमें भी गालियां हैं, कम है आधा गांव से। जैसे छिनाल है कि क्या वो सकीना बोलती है कि छिनालो जैसा क्या याद आए, वो दिखाने लगती है। तो ये इस तरह के शब्द या रंडी शब्द है। अब इनके नजर में ये गाली नहीं है, राही मासूम रजा में के नजर में या तो ये गाली नहीं है या वो अपने बादा से कर गए थे। आखिर भाई ये चीज समझने में बड़ा टाइम लग जाता है। पता है कई ऐसी गालियां लोग दे देते हैं, उनको पता ही नहीं तो कि जातिगत है, और कई ऐसी गालियां पता नहीं चलता कि औरतों को के चरित्र को धूमिल करने वाली गालियां है ना। तो वो इस तरीके का इस्तेमाल करते हैं, उनके अपने कॉन्शियस में वो गाली नहीं होती है ना। तो ये मुझे लगता है कि करना नेचुरलाइज हो जाता है वो। तो एक साहित्यकार का काम है, ये जो हाइडेगर बोलता है कि जो चीजें फेमिलियर हो गई, नेचुरल हो गई हैं, हमको शौक नहीं करती, ठीक है, तो वैसी चीजों को लिखें इस तरह से। एक बड़ा राइटर वो है जिसको लिखने से उससे आपको मजा नहीं आए, आपको दुख हो, आप उसके खिलाफ हो जाए। तो इस कसौटी पर देखेंगे तो यहाँ पे राही मासूम रजा नाकामयाब है। एक इनको फेल्ड राइटर माना जाएगा, असफल राइटर माना जाएगा, क्योंकि ये पढ़ने के बाद इस वो और यहाँ पर ये मंटो के लेवल पे चले जाते हैं। आप अगर तुलना करेंगे काली सलवार कहानी से, तो उसमें सिर्फ फर्क ये है कि यहाँ एक हिंदू जो रंडी है, वेश्या इनके अनुसार, मैं तो नहीं बोलता उस टर्म को, ये कोशिश धार्मिक है। अब वहां देखिएगा कि एक मुस्लिम वेश्या जो है, वेश्या होने के बावजूद बहुत धार्मिक है, मुहर्रम के टाइम में काली सलवार रंगती है। तो इसको ये जो सैयद राइटर हैं, ये भी सैयद हैं, राही मासूम रजा, और मंटो भी सैयद है, दोनों यहाँ पर समान है, और उनकी मानसिकता भी, जहानियत भी गौर करने लायक है। मैं इसको पसमानदा एंगल से देख रहा हूँ, तो देखिए एक ही जहानियत है। इनके लिए शॉकिंग वैल्यू क्या है कि वेश्या और धन को रिलेट कर देने, वही रटा रटाया घिसा पीटी बातें। मैं इससे जरा भी प्रभावित मुतासिर नहीं हुआ। मेरे काली तलवार से काली सलवार, सॉरी, इसको तुलना करके आप देख लीजिए तो मेरी बात समझ। मैं ये कह रहा हूँ फाकिर भाई, ये मंटो की तरह ही, जैसे मंटो बंटवारे को, उसके दर्द को, इसे को बयान करते हैं ना, तो उसी एंगल में ये भी किताब लिखी गई कि बंटवारे, उसके दर्द और मुसलमानों के ऊपर जो आरोप लग रहा है, थोड़ा खिलंदरे मतलब ढंग से। हाँ, यही खिलंदरापन आप मंटो के यहाँ पे पाएंगे। हाँ जी। अच्छा, एक चीज देखिए, जैसे अभी हम मलेच्छ की बात कर रहे थे कि मुसलमानों को छुआ नहीं खाते, तो इसमें ये लिख रहे कि इरफान के पिता सैयद मुर्तजा हुसैन भी हिंदुओं को छुआ नहीं खाते थे, परंतु जब वो मरे तो उन्होंने वसीयत नहीं की कि उनकी लाश को करबला ले जाया जाए, वो एक हिंदुस्तानी कब्रिस्तान में दफन हो गए। बताना मैं क्या चाह रहा हूँ कि देखिए, इनके वसीयत की जाती थी, इनके दादा लिख रहे हैं, दादा जो है इरफान के दादा और परदादा बहुत प्रसिद्ध मौलवी थे, काफिरों के देश में पैदा हुए, काफिर के देश में मरे, परंतु वसीयत करके मरे कि लाश करबला ले जाई जाए। मतलब आप ये जो सोच, जो हमारे फैयाज भाई लगातार जो है हमला किए रहते हैं अशराफ सोच पे,
ये मतलब गलत सोच नहीं है। देखिए उनको इस बात का एहसास है काफिरों का देश है, काफिर की जगह यहाँ पे दफन, मरने के बाद दफन नहीं हुए, पैदा यही हुए हैं, एक करबला लेके जाए हमारी लाश, वहां पे जाके दफन करके। तो ये अपने अपने तो पिता के बारे में तो कह रहे यही प्रगतिशील थे, लेकिन ये समस्या बहुत जटिल है। ये समस्या बहुत जटिल। जी वो कह रहे कि अपने पिता को बता रहे हैं कि वो उतने कट्टर नहीं थे, हिंदुओं का छुआ तो नहीं खाते थे, लेकिन मरने के बाद कहा नहीं कि करबला ले जाओ, यहीं पे कहा कि किसी कब्रिस्तान में दफन कर देना। तो ये जो मामला है, और इस तरीके की चीजें और पढ़ा, मैं उनको पढ़ा, पाकिस्तान के इतिहासकार है जिनका मैं अभी भेजा था, मैं नाम भूल रहा हूँ, अभी याद आएगा बता दूंगा मैं। तो मुबारक अली, हाँ, उन्होंने भी इस तरीके की बात लिखी। उन्होंने एक बात लिखी बड़े इंटरेस्टिंग है कि सबसे पहले ये जो कब्रिस्तान अलग करके बनाने का काम सैयदों ने किया हो, और उसकी वजह पता है कि वो अपने आप को सुप्रीम मानते थे, वो नहीं कहते थे उनकी लाशें किसी और के साथ दफन हो। दूसरी बात ये कहते थे कि सैयद को समाज भी बहुत सुप्रीम मानता था, वो चाहते थे कि अलग कब्रिस्तान हो तो चढ़ावा न्याज ये सब भी आता रहेगा। तो वो कब्रों को पैसे के हिसाब से बनाना, या उसको पैसे का स्रोत बनाना, कमाई का स्रोत बनाना, ये मुबारक अली साहब जो है वो उस हिसाब से उसको डिफाइन कर रहे हैं, ये सैयदों ने शुरू किया। तो यहाँ गौर करने लायक बात है कि अगर इस्लाम को अगर आदमी माने तो फिर ये मुश्किल हो जाएगा इस तरह। इसलिए ये लिबरलिज्म चाहते थे, इस्लाम से कुछ हद तक मुक्ति और इस्लाम का रीइंटरप्रिटेशन चाहते थे जहाँ ऐसा करना मुमकिन हो पाए। तो यहाँ पे गौर करने लायक ये भी है कि ये तमाम देखिएगा कि जो सैयद राइटर हैं, चाहे वो जॉन एलिया हो, उनकी एक ही, इनकी जो वैचारिक पृष्ठभूमि है एक ही तरह की है। और यहाँ पर मैं वीर सावरकर की बात करूँगा, यही है। लेकिन इस आरोप को अगर सही मान लिया जाए तो आप फिर वीर सावरकर के साथ खड़े हो जाएंगे। कैसे? यही आरोप मुसलमानों के ऊपर वीर सावरकर ने लगाया कि मुसलमानों के साथ दिक्कत ये नहीं है कि धर्म अलग है, धर्म तो बुद्ध का भी अलग है, लेकिन मुझे बुद्धिस्ट से प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा वीर सावरकर कहते थे। प्रॉब्लम तो था ही उनको, लेकिन उनका मानना था कि मुसलमानों से क्यों कि मुसलमानों की पुण्य भूमि अलग है, मक्का है, करबला है, और मातृभूमि अलग है। तो मातृभूमि पुण्य भूमि एक द्वंद्व पैदा करता है कि एक उनकी आज्ञाकारिता, एलिजियंस, उनकी वफादारी बाहर से हो जाती है, और दूसरी तरफ मातृभूमि मादरे हुबे वतन से होती है। तो कभी भी बटा हुआ उनका जमीर होता है, उनमें इंटीग्रिटी नहीं होती है कि प्रेम एक ही। क्योंकि जो यहाँ जन्मा हिंदू है सो कॉल्ड, वो तथाकथित हिंदू की मातृभूमि पुण्य भूमि एक ही है, इसलिए उसमें एक एकता पाई जाती है प्रेम की। लेकिन इस तरह की विचार की प्रॉब्लमेटिक है, इसको इतना सहज ढंग से नहीं मानना चाहिए, और ये इतना आसान प्रश्न नहीं है। तो एक तरीके से देखिएगा कि राहिम रसूम रज्जा भी ऐसी बातें करके उसी प्रॉब्लमेटिक्स के शिकार हो जाते हैं। सोल्यूशन भले ही अलग दे, लेकिन राहिम रसूम रज्जा वीर सावरकर के साथ कर रहे हैं पुण्य भूमि वगैरह की बात करके, जबकि सच्चाई क्या है, ये पुण्य भूमि का कंसेप्ट ही गलत है मातृभूमि का। एक आदिवासी आदमी का कोई मातृभूमि नहीं होता है। और यहाँ पर अम्बेडकर ज्यादा विकसित विचारधारा के हैं, जो बोलते हैं कि पसमानदा का कोई वतन नहीं है, किसी मिल्कियत नहीं है, जमीन का हम लोग मालिके नहीं है, मातृभूमि कैसे होगी? लेकिन ये तीसरा एंगल है, ये एक तीसरा एंगल है, ठीक है, एक तीसरा अम्बेडकर वाला। अशराफ को ये मानते थे ना ये जो दारुल हर्ब है, हाँ, वो तो उसको तो मान के चलते थे कि ये जो है काफिरों की जमीन है। शाह वलीउल्लाह जैसे लोग जो लिखते थे कि यही मुबारक अली साहब ने लिखा है शाह वलीउल्लाह के बारे में, अलमिया तारीख शायद। तो मैं कहता हूँ कि इसके बरक्स ये मानना, ये जो बाइनरी खड़ा किया जा सकता है कि ये जो है अशराफ, वो तो बाहरी करबला को अपना पुण्य भूमि मान रहे हैं और उनकी वफादारी एलिजियंस वहां के साथ है, लेकिन देशज मुसलमान यानी पसमानदा मुसलमान का इस देश के साथ वफादारी है। तो ये मानने से ये साबित होता है मानो पसमानदा का कोई अपना देश है, अपना नेशन है। जो एलाइशियस एक किताब लिखते हैं कि हम लोग ऐसे हैं जिनका कोई नेशन ही नहीं, कहीं मिल्कियत नहीं, आपको हिस्सेदारी नहीं, सिर्फ गुलाम बनने के लिए मालिक है। सिर्फ गाय का बंटवारा इस तरह है कि गाय को सिर्फ खिलाने के मालिक है, धोने वाला कोई और है। तो इसलिए मुल्क आपका है भी नहीं। नेशनहुड क्या है? एक इमेजिनरी मतलब कम्युनिटी बोला,
बेनेडिक्ट एंडरसन ने। तो हम लोग का इमेजिनरी कम्युनिटी भी एक है, उस इमेजिनरी कम्युनिटी में माना जाता है। आपको मुसलमान का सिग्निफायर ही इकबाल नहीं मानता है, वो सिर्फ सैयद पठान और इसका नाम लेता है। और ये भी नहीं मानते, जब हिंदू मुस्लिम एकता की बात आ रही है तो राही मासूम रज्जा भी एक सैयद को ही मुसलमान का प्रतीक बनाते हैं, जो जरगाम आबिदी है, सैयद जरगाम आबिदी को। और इधर पंडित बलभद्र नारायण शुक्ला को बनाते हैं, कोई जुलाहे को प्रतीक नहीं बनाते। और सारे दुख को बोलते हैं कि जुलाहे के लिए भी जगह है इस देश में, और जितने भंगियों के लिए भी जगह है, सिर्फ जगह नहीं है तो धर्मनिरपेक्ष के लिए। तो इतने बड़े मतलब जो दुखी वर्ग है पसमानदा, उसको आराम से बोल देते हैं कि उसको कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत सिर्फ राही मासूम रज्जा जैसे धर्मनिरपेक्ष लोगों के, जो गलत बात है। दिक्कत तो है ही, ये बताते हैं कि जुलाहे को भी जगह है और मुल्क में स्थान मिले, कहाँ स्थान मिला है, एक जगह लिखते हैं, आप ध्यान से पढ़िएगा, शुरू में ही है। तो ये समस्या को सही ढंग से नहीं रखते हैं। जुलाहे को इस मुल्क में कोई जगह नहीं है। एक राष्ट्रपति, एक मंत्री बता दीजिए केंद्रीय मंत्री का नाम, और पुराने जमाने को छोड़ दीजिए, मैं अभी की बात कर रहा हूँ। एक वो बने भी है तो बड़ा हंगामा मचा हुआ है, एक दानिश अंसारी साहब। तो ये स्थिति और ये जो मानसिकता है, उसमें आप मुल्क और देशभक्ति, किसकी देशभक्ति? एक ऑस्ट्रेलियन फिल्म मैंने देखी थी कि दो मालिक लोगों में लड़ाई हो रहा है, तो गुलाम दूसरे मालिक से मिल जाता है। तो उस फिल्म में सवाल था कि उसको गद्दार बोलेंगे तो कैसा, जो मेरा घर नहीं है वो जल भी जाए तो क्या फर्क पड़ रहा है, जो कि प्रेमचंद ने भी दिखाया पूछ की रात में हल्कू, वो खेत को क्यों जल जाने दिया? क्योंकि उसके मन में ये आया कि खेत मेरा नहीं है। कार्ल मार्क्स और हिगल इसको एलियनेशन बोलते हैं, कि चूंकि आप उसके मालिक नहीं है तो आप एलियनेटेड हो जाते हैं। और इससे ज्यादा तो गुणी आदमी रजनीश है, जो बोलता है कि जब हमला होता था तो जो दलित लड़ने के लिए नहीं जाता था पसमानदा, क्यों? कि कोई भी राजा हो क्या फर्क पड़ता है, वही नीचे पोजीशन रहना है, ब्राह्मण राजा बन जाए। तो ये समझता ही पूरा कि कौन राजा है, क्या लड़ाई हो रही है, इससे कोई मतलब ही नहीं है, ये हमारे फंसाने का कोई हिस्सा ही नहीं है। इसको हम लोग को पढ़ना चाहिए, नो योर एनिमी, अपने दुश्मन को जानने के रूप में कि भाई। और इस रूप में उपन्यास बहुत अच्छा है, और ब्राह्मण और सैयद समाज का बड़ा सटीक चित्रण करता है, सच्चा चित्रण करता है, उसको छुपाने की कोशिश नहीं करता। इसलिए ये अच्छा उपन्यास है। इस ढंग से, इस पर्सपेक्टिव में देखें तो, इस पस मंजर में ये नोवेल अच्छा है। अच्छा, मैं अब आगे सवाल कर रहा था। कई 2-3 कड़ियां बची हुई है, एक हिंदी और उर्दू के उस पे, एक बाल मनोविज्ञान पे भी थोड़ा सा आपसे बात करना था कि देखिए कैसे वो शिक्षा मिल रही है, घर से तो मिल रही है, शुक्ला को भी, टोपी शुक्ला को भी घर से मिल रही है कि मुसलमान ऐसे होते हैं। और जैगम मुर्तजा जो है, क्या नाम है उनका, मुर्तजा कह रहा हूँ, जो जरगाम आबिदी, सैयद जरगाम आबिदी, हाँ, तो उनको भी घर ही से शिक्षा मिल रही है सब। और शायद आपने तो साबित कर दिया कि सुरफा ही नहीं, पसमानदा के लिए भी उनके नाम का उच्चारण हमारे नाम ही नहीं रखे जाते वैसे, हमारे नाम कैसे होते हैं? आप देखिए, जुल्फिकार, इस तरीके के नाम होते हैं, बब्बन मियां, बब्बन मियां। मेरे अपने खानदान का नाम ले लूं तो लाल बाबू, इस तरीके के नाम है। तो अब उनको कैसे, बाद में तो उनको उनका मुस्लिमकरण किया गया, कई गांव में रख दिए थे, फुफा का नाम लाल बाबू, तब उनका नाम, उनका मुस्लिमकरण हुआ कि नाम बदलो भाई, लाल बाबू नहीं होना चाहिए, अरबीकरण, अरबी में रखना है। हाँ, तो इस तरीके से हुआ। तो बताना क्या चाह रहा हूँ कि उनके अपने बाल मनोविज्ञान पे भी थोड़ा सा बात किया जाएगा। इससे पहले हिंदी उर्दू पे बात करते थे। देखिए, हिंदी उर्दू का जो टसल चला है, ये सर सैयद के वक्त से हम देखते हैं कि वो हिंदी ऊपर रहेगी, तो फिर हिंदी के खिलाफ पूरा मोर्चाबंदी की गई है ना, कि उर्दू, क्योंकि उर्दू को मानते थे शोरफाओं की जुबान। उर्दू के ऊपर हमने एक लेक्चर भी बनाया है बाकिर भाई के साथ मिलके, तो वो आप चाहे तो यूट्यूब पर मौजूद है, हमारे चैनल पर पकवान डेमोक्रेसी, उसको देख सकते हैं। हमने उसमें उर्दू को कैसे अशराफ की जुबान है बना दी गई। पहले तो वो रेखता की नहीं आती थी, लेकिन फिर उसको जो है उर्दू मोहल्ला के नाम से उसको जो है शुद्धिकरण किया गया उर्दू का, कि उन शब्दों को निकाला जाए जो रेखता, जिसकी वजह से रेखता है, मतलब गिरी पड़ी जबान है, उसको उठा के अशराफों की जुबान बनाई जाए, उसमें फारसी लफ्ज डाला जाए, इस तरीके की कोशिश की गई। वो आप देख लीजिए, उसमें मिल जाएगा। लेकिन मैं अभी ये बात कर रहा हूँ कि हिंदी और उर्दू का जो डिबेट है, इसको बताइए ये, क्योंकि ये बहुत
बड़ा डिबेट रहा इसमें, तो लगातार इस पे बात हुई है पूरी नॉवेल में। हिंदी उर्दू पे एक दो लाइन है, मुझे लगता है कि कई लाइनें इस पे मिलेगी, तो इस पे थोड़ा बताइए क्या था मामला पूरा। मैं पहले उपन्यास के हवाले से जी जी राही मासूम रजा की बात मैं रखना चाहूँगा। तो इस मामले में बहुत ही उम्दा तंज किया है उन्होंने। इन्होंने मुसलमान जो शुद्धतावादी लोग हैं और हिंदू शुद्धतावादी लोग हैं, दोनों की मुखालफत की है, दोनों की मुखालफत पात्रों के माध्यम से। ये भी अच्छी बात है कि उपन्यासकार खुद नहीं लिखता है, वो सकीना के जरिए उस बात को कहलवाता है कि प्रगतिशील क्या है, प्रगतिशील जुबान में तो बहुत मजाक उड़ाती है। मैं वो लाइन पढ़ दूं फाकिर भाई, लाहौर बिला कुव्वत क्या लगाओ जबान है, दो लफ्ज बोलो तो जुबान बेचारी हाफने लगती है। हिंदी के बारे में बोल रही है, हिंदी के बारे में। तो हिंदी के बारे में ही नहीं है, राही मासूम रजा ये जो तथाकथित फारसी ठूसी हुई उर्दू का भी उतनी ही मुखालफत करते हैं। मतलब ये एक प्रगतिशील धैर्य से थे और एक लिबरल उदारवादी प्रगतिशील विचारधारा तरक्की पसंद थे राही मासूम रजा, और मार्क्सवाद से प्रभावित भी थे। ये राही मासूम रजा को जब पढ़ेंगे तो उनके विचार इस उपन्यास में भी मार्क्सवादी विचारों की झलक आपको मिलेगी। तो राही मासूम रजा के अनुसार जो जुबान है वो आम फाम होनी चाहिए, और ये तमाम लोग ऐसा आंदोलन हर जगह चला, बंगाल में भी चला। तो बंगाल में आम फाम जो जनता की लैंग्वेज थी, जन भाषा, उसके समर्थक रविन्द्रनाथ ठाकुर थे, जो बहुत शुद्धतावादी संस्कृत निष्ठ बांग्ला थी, साधु भाषा बोलते थे, उसके समर्थक बंकिम चंद्र थे। इसी तरह इंग्लैंड में भी लड़ाई चला, जो जर्मन और लैटिन ठूसा हुआ अंग्रेजी था उसका समर्थन करने वाला बेकन वगैरह लोग थे, और जो आम फाम अंग्रेजी थी जो बोलचाल की, उसके समर्थक जबरदस्त थे जो रोमांटिक पोएट थे, जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ, पीबी शेली, लॉर्ड बायरन, ये लेख पोएट वगैरह जो कहलाते थे, ये आम फाम भाषा की। और इस भाषा की लड़ाई में आम फाम अंग्रेजी की जीत हुई और वो जो कठिन वाली अंग्रेजी हार गई। इसी तरह बांग्ला में साधु भाषा और चलितो भाषा की लड़ाई में चलितो भाषा जो है वो जीत गई और साधु भाषा जो कठिन कलिष्ट वाली थी वो हार गई। लेकिन बदनसीबन दुर्भाग्यवश हिंदी में जो उल्टे, जो संस्कृत निष्ठ शुद्ध हिंदी जीत गई, और जो बोलचाल, इसलिए हिंदी साहित्य मर गया, क्योंकि बोलचाल की भाषा जब तक यूज नहीं करेंगे तो उसमें जीवंतता होती है, लाइवलेंस होता है, जिंदगी होती है। इसी तरह उर्दू भी बहुत सड़ गई, लोग रोना रोते हैं कि भाई उर्दू को कोई नहीं पूछता, क्यों पूछेगा एक मरी हुई भाषा को। तो आज के डेट में संस्कृत ही नहीं, हिंदी और उर्दू एक मरी हुई भाषा है। क्यों? क्योंकि इस भाषा में बांग्ला और अंग्रेजी की तरह जो आम फाम भाषा थी, तो आप जब लेनिन वगैरह को भी पढ़ेंगे या किसी भी जो वैज्ञानिक भाषाविद है लाइबनिज को, तो ये भाषा का जन्म हमेशा जनता देती है, विद्वान वर्ग में क्षमता नहीं होती है, विद्वान वर्ग उसको एप्रोप्रिएट करता है, हड़प लेता है। उर्दू भाषा का भी जन्म आम जनता ने, खासकर औरतों ने दिया, इसको औरतों की जुबान माना जाता था और इसीलिए इसको रेखता या पढ़ा हुआ भाषा बोलते थे। उसके बरक्स खड़ी भाषा को सम्मान देते थे, ये खड़ी है ये पढ़ी है, वो दोनों को एक दूसरे का अपोजिट मान। लेकिन बाद में उर्दू को भी अप्रोप्रिएट कर गया। जब भाषा में जान आ जाती है, आप देखेंगे बटाई की तरह है कि कोई पशु है, गाय है, वो छोटा बच्चा में पालता है एक गरीब आदमी, जब पल के वो गाय बच्चा दे देती है तो उसका मालिक उसको ले जाता है। तो इसी तरह भाषा को पालती पोसती है जनता, उसको क्षमता देती है, गीत देती है, उस भाषा को लौटती, उदात्त और ऊंचे बनाती है, उस भाषा में जान डालती है जो साधारण जनता है, आम जनता है। लेकिन जब उसमें जान आ जाती है तो गालिब जैसा आदमी, एलिट आदमी और तमाम लोग उसको उर्दू मोहल्ला के नाम पे उसको हड़प लेते हैं कि मेरी जुबान है। ये तो गालिब भी उर्दू से नफरत करता था और वो ज्यादातर फारसी में ही लिखता था, और गालिब को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उर्दू लिखा हुआ इतने हिट हो जाएगा, फारसी बेकार हो जाएगा। तो ये देखेंगे कि ये इसका विरोध करते हैं। लेकिन राही मासूम रजा के साथ प्रॉब्लम क्या है कि उर्दू को मुसलमानों की जुबान मान बैठते हैं, जो कि नहीं है। आप बंगाली मुसलमान भी, उड़िया मुसलमान भी है, मलयाली है, जो एक शब्द उर्दू को नहीं। तो एक फाल्स और मिथकीय ढंग से, गलत ढंग से उर्दू से जोड़ दिया गया मुसलमानों को, जो गलत है।
पसमानदा मुस्लिम उर्दू जानता ही नहीं है। पसमानदा मुस्लिम की भाषा भोजपुरी है, बांग्ला है, बांग्ला में भी चली तो बांग्ला है, ठेठ वाली। मैं एक बात बोलूं कि अगर हम लोग घर पे, क्योंकि अब्बू उर्दू के टीचर रहे हैं, तो हम लोग घर पे थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि वहाँ की डायलेक्ट से अलग, उनकी बोलियों से अलग थोड़ा सा उर्दू में बात करें। तो हम लोग अलग भी नहीं जाते, कह रहे हो उर्दू बोला देंगे तो ढंग से बात कर, उर्दू बोला देंगे। कहने का मतलब ये है कि अच्छा, मुझे जैसे समझ में आई, जैसे मेरे जो दोस्त हैं उनसे मैं कभी जैसे आपसे बात कर ऐसे नहीं करता, उनसे जो हमारी जो भोजपुरी उर्दू मिला के जो भाषा बनी हुई है, बोली बनी हुई है, उसी लैंग्वेज में बात करते हैं, जिसमें राही मासूम रजा लिखते हैं, उसी भाषा में हम बात करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि वो उसी बात है, लेकिन वहां पे जो अशराफ, मतलब अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए वो बोली नहीं बोली जाती है, वो उर्दू बोलते हैं, है ना। तो देखिए वो सब से कट के अपने आप ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं ना वो। इसी को देखते हुए एक लैंग्वेज ऑफ पावर की, पावरफुल लैंग्वेज हम जिसको समझते हैं, जैसे अंग्रेजी पावरफुल लैंग्वेज नहीं, वो पावरफुल की लैंग्वेज है, पावरफुल लैंग्वेज नहीं है, जो पावरफुल है, जिनका शासन रहा। तो ये राजनीति भाषा की सियासत पहले से चलती आ रही। इसको कालिदास के नाटकों में भी आप देखेंगे कि ये बनी हुई है। कालिदास के नाटक में भी जो स्त्रियां हैं, छोटे जाति के लोग हैं, वो प्रकृत भाषा में बोलते हैं डायलॉग, जो संवाद है, और जो राजा है, एलिट क्लास, संभ्रांत और ऊंचे जाति का ब्राह्मण है, वो ये संस्कृत में बोलता है। मिर्च कटकम नाटक भी जो है, मिट्टी का गाड़ी, उस नाटक में भी ऐसा ही है, जो तो बाकी नाटककार भी। तो एक रणनीति, तो यहाँ पर भी देखिएगा, यहाँ भी समझने की बात है कि इसमें भी, इसलिए बड़ा मैं लेखक मानता हूँ राही मासूम रजा को, कि यहाँ भी बहुत सटीक अर्थात का चित्रण है कि ये टोपी शुक्ला को प्रगतिशील बोलने पे वो इफन मियां नहीं टोकते। इफन मियां तो मर्द हैं, एलिट है, सैयद साहब हैं, वो उनको कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत किसको है? सकीना को है, औरतों का, क्योंकि औरतों की भाषा बोल चाल की है, वो प्रगतिशील नहीं है, परगतिशील, मतलब जो तो बोल चाल में बोला जाता है उसकी वो मुरीद है। भ्रम नहीं, भरम वो बोलती है कि भरम, धर्म नहीं, धर्म बोलने वाली है सकीना। इसलिए ये जो सकीना है, और देखिएगा जितने गरीब पात्र होते हैं उसका नाम सकीना रहता है। प्रेमचंद का एक उपन्यास है कर्म भूमि, उसमें अमरकांत करके एक पात्र है, तो उसकी प्रेमिका सुभद्रा है, कितना अच्छा नाम है, ये पत्नी, और प्रेमिका मसूका जिसे हल्का क्रश है, प्रेम तो नहीं, वो सकीना है जो गरीब है, इतनी गरीब है कि तन ढकने का कपड़ा नहीं है। तो जितने भी गरीब, मैं कॉलेज के जमाने में भी देखता था, अमीर परिवार की लड़की एक पढ़ती थी मेरे साथ, उसका नाम जैबुनिसा था, एक गरीब फैमिली की लड़की थी, उसका नाम सकीना था। तो ये नाम का, भाषा का भी एक राजनीति है। अच्छा, मैं इस पे, हम लोग भाषा के ऊपर बात कर चुके हैं, तो जिनको सुनना होगा वो यूट्यूब पर उर्दू भाषा के पसमान डेमोक्रेसी में जाकर उर्दू भाषा पे चेक कर लेगा, मिल जाएगा। तो उसमें ज्यादा बात नहीं करते फकर में, और थोड़ा सा बाल मनोविज्ञान पे बात कर लेते हैं, क्योंकि देखिए जातिवाद भी सिखाया था, बच्चे कहाँ से सीखेंगे कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये हिंदू मुसलमान के साथ बैठे खाना से बात नहीं करना है ना। तो इसमें जो हमने पहले किया था आधा गांव, इसमें भी हमने देखा कि कैसे एक बच्चे को सिखाया गया कि तुम सैयद हो और तुम जुलाहों से अलग श्रेष्ठ हो, ठीक है। तो इस पे मैं समझना चाह रहा था, थोड़ा बाल मनोविज्ञान में थोड़ा सा बात करिए, फिर आगे हम अगले चलते हैं, अंतिम उस पे चलते हैं। ऐसे हम लोगों को भी सिखाया जाता है, पता नहीं चलता है, दब्बू बनना सिखाया जाता है। हाँ, कि दब्बू बनना, दबंग बनना, हाँ, माफ करना, दरगुजर करना, और दरगुजर, हाँ, और दरगुजर करना, दरगुजर मतलब आप, मैं बता दूं, और भी इंसानियत के नाम पे कि माफी अल्लाह को प्यारी है, और माफ कर दो तो फरिश्ते खुश होते हैं। तो ये, और इसलिए इतनी बारीक तरीके से समझाया जाता है कि इसमें जातीय एंगल हम लोग नहीं देख पाते हैं, लेकिन बहुत आप बारीक देखेंगे तो आप समझ में आएंगे कि ये चाइल्डहुड फॉर्मेशन है। इसलिए हमारे पसमानदा के अंदर ही एक तबका है जो सवर्ण का विरोध करता है खून के आधार पे, तो उसे मैं सही नहीं मानता। किसी के खून में जात पात या खराबी नहीं है, सैयद के भी खून में कुछ ऐसा नहीं कि वो उसके चलते बदमाश है, इस सामाजिक कारणों से बदमाश है। चाइल्ड, जिसको मनोविज्ञान में चाइल्डहुड फॉर्मेशन बोलते हैं, उसे बचपन से ही घुट्टी में नफरत करना, श्रेष्ठता बोध सिखाया जाता है, जिसकी वजह से वो ऐसा है। जिसको सिमन दी बुआ बोलती हैं कि स्त्री पैदा नहीं होती, गढ़ी जाती है, इसी तरह पसमानदा पैदा नहीं होता है, वो गढ़ा जाता है।
और इसको रहीम अख्तर रजा भी अपने उपन्यास में लिखते हैं कि आदमी तो बेनाम और बेधर्म ही पैदा होता है, वो जन्म लेते ही उसका नाम नहीं होता है, नामकरण संस्कार या इसका नाम बाद में रखा जाता है। आदमी बिना नाम के पैदा होता है, उसी तरह आदमी बिना धर्म के भी पैदा होता है और बिना जाति के भी। जाति वगैरह तो सामाजिक घटनाएं हैं जो उस पर थोप दी जाती हैं, वो लर्न करता है, सीखी हुई घटनाएं हैं। और ये दृष्टिकोण ही सही है, क्योंकि इस दृष्टिकोण में एक मुक्ति का रास्ता है। अगर जाति को हम मान लें कि जेनेटिक में, तो कोई मुक्ति का रास्ता नहीं, फिर जेनेटिक में ध्रुव है, फिर तो उसको बदला ही नहीं जा सकता है। तो इसलिए इनकलाब और परिवर्तन की एक आशा जगती है अगर हम जाति को मानते हैं कि ये जन्म से नहीं है, एक सिखाई हुई बात है। तो जो चीज सिखाया है उसको अनलर्न भी किया जा सकता है, डिकास्ट भी हुआ जा सकता है। तो ये जैसे कि पेडागोजी ऑफ ऑपरेशन में लिखता है पॉल फ्रियर, तो पॉल फ्रियर जो लिखता है कि भाई मुक्त हो सकता है कोई भी आदमी, ऑपरेस्ट और ऑपरेशर दोनों हुक्नाइज हो सकते हैं। मुक्ति की एक आशा होती है कि ये बचपन में सीखी गई, इससे मुक्त हुआ जा सकता है। अच्छा, मैं बता दूं कि हमने शिक्षा शास्त्र जो है उत्पीड़कों का शिक्षा शास्त्र नाम से जो किताब बता रहे हैं फाकिर भाई, उस पे सबसे पहले हफ्ते की किताब उसी किताब से शुरू किए थे। तो आपको आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको वो किताब मिल जाएगी। अच्छा, अब हम आखिरी में चलते हैं फाकिर भाई, क्योंकि देखिए 1 घंटे हमने बना रखा तो उतने में ही खत्म किया जाएगा। अब अलीगढ़ पे पहुंच जाते हैं, जो हमारा मेन पार्ट है अलीगढ़ के अंदर। तो पहले तो इस बात से शुरू करता हूँ कि इस यूनिवर्सिटी को हिंदुओं का डर नहीं मगर कम्युनिस्टों का डर है। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने पुरानी दुश्मनी निकाली है। कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जिसमें कम्युनिस्ट ना घुस गए हों। खुदा की शान की मुस्लिम यूनिवर्सिटी की लड़कियां नाचती हैं और कल्चर के नाम पर एंटी क्लियोपेट्रा खेलती हैं। अलीगढ़ के बारे में और लिख रहे हैं कि अलीगढ़ में कम्युनिस्टों के ऊपर लिख रहे हैं कि दब्बू टैबी कम्युनिस्ट हैं। ठीक है, ये भी ठीक है। फिर वो बता रहे हैं अलीगढ़ में जो हिंदुओं के साथ कैसे बिहेव हो रहा है, उस पर भी लिख रहे हैं। ये सब चल रहा है। फिर बता रहे कि अलीगढ़ में कुछ लोग हैं जो हिंदू के लिए लड़ भी रहे हैं। लेकिन अलीगढ़ में पसमानदा कहाँ है या कास्ट एंगल कहाँ है, उस पर कोई बात ही नहीं है, जिसमें जो हमारे सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो मैं इस पे पहले बात डालिए, प्रकाश डालिए, उसके बाद हम इस पे आते हैं अलीगढ़ में पसमानदा एंगल पे। ये जितने भी सवर्ण लोग हैं उनका एक शाश्वत प्रॉब्लम रहा है। वो प्रॉब्लम है, वो आप संस्कार उपन्यास एक है अनंत मूर्ति का, UN अनंत मूर्ति का, ज्ञानपीठ अवार्ड वगैरह भी मिला है। तो आप देखेंगे उसमें भी यही है कि परंपरा ले या आधुनिकता में जाए, मॉडर्निटी वर्सेज ट्रेडिशन, उनका ये बहुत ही शाश्वत परपेचुअल टाइप का प्रॉब्लम रहा है। और यही उनके हर उपन्यास में, इस उपन्यास में भी जब अलीगढ़ पहुंचता है ये उपन्यास, तो ये प्रॉब्लम वहाँ आपको दृष्टिगोचर होगा, नजर आएगा। तो ये प्रॉब्लम इसलिए है, मैं बता देता हूँ कि ये जिसको आप देख रहे थे कि ट्रेडिशन, कि भाई औरतें क्यों नाच रही हैं, उसको मैं इस रूप में नहीं देखता। क्योंकि अगर सचमुच में मर्दों को ये परवाह होती तो वो भी पैंट शर्ट पहन के हम लोग सब कर रहे हैं, वो भी पजामा पहनता, उस पर भी इतना ही ऐतराज करता है कि ड्रेस मुसलमानी होना चाहिए। लेकिन मर्द खूब बखूबी शर्ट पैंट पहनता है, ठीक है, मॉडर्निटी को उसको अधिकार चाहिए। तो पूरा मामला मॉडर्निटी एक पावर का सोर्स समझा जाता है। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों का राज रहा बहुत दिनों तक पूरे संसार में। तो इससे उनका जो वेशभूषा, उनका जो कल्चर और भाषा जैसे अंग्रेजी है, उसको पावर का सोर्स समझा जाता है, सोर्स ऑफ पावर। तो ये पैंट वगैरह पहनना है, तो ये सीधे सीधे चेतन ढंग से, भले ही वो इस्लाम और ये सब की बात करते हैं, लेकिन असली चीज ईर्ष्या और कब्जे की बात होती है। तो वो मॉडर्निटी पे पुरुषों का कब्जा चाहते हैं, उस मॉडर्निटी में औरतों को हिस्सा नहीं देना चाहते हैं। मैं मामले को इस रूप में देखता हूँ, न कि कोई लज्जा और सभ्यता और तहजीब, वो फालतू की बातें हैं। तो इसी तरह एक कम्युनिस्ट होना भी फालतू की बात है। कोई भी कम्युनिस्ट नहीं था, पूरी तरह से सवर्ण था। मार्क्सवादी होना इतना आसान बात नहीं होता है। यहाँ कोई ऐसी जमीन नहीं थी और कोई स्थिति। मार्क्सवाद बोलता है कि कोई भी चीज, विचार, वो डेरिवेटिव होता है। संस्कृति जो है सेकेंडरी है। मेटरलिज्म का मतलब होता है कि मैटर प्राइमरी है और विचार वगैरह सेकेंडरी है, डेरिवेटिव है। तो पहले मटेरियल कंडीशन होना चाहिए, तभी वैसा सांस्कृतिक कंडीशन। तो इंडिया में कोई ऐसी मटेरियल कंडीशन नहीं थी जिसके बिना पे माना जाए कि यहाँ कम्युनिस्ट का जन्म हो सकता था।
ये फालतू की बातें यहाँ कम्युनिस्ट जन्म ही नहीं ले जा सकता था। जिस तरह फिजिक्स का नियम होता है जिसके अनुसार लाइट के वेलोसिटी स्पीड से ज्यादा स्पीड नहीं हो सकता है, सिमिलरली सोसाइटी का भी एक नियम है कार्ल मार्क्स के अनुसार, लॉ ऑफ मूवमेंट ऑफ द हिस्ट्री, हिस्ट्री के मूवमेंट का एक नियम है, और वो नियम साबित करता है कि हिंदुस्तान जैसे देश में उस समय में कोई कम्युनिस्ट हो ही नहीं सकता था, ये संभव ही मुमकिन ही नहीं था। तो सोसाइटी का लॉ बोलता है, डिटर्मिनिज्म बोलता है कि नहीं हो सकता है, ये है मार्क्सवाद। इसलिए तो फिर कम्युनिस्ट किसको बोलते थे? तो हिंदू या मुस्लिम में वो स्वर्ण कम्युनिस्ट थे जो मॉडर्निटी पे कब्जा चाहते थे। मॉडर्निटी पे कब्जा, मॉडर्निटी का जो फ्रूट था, जो विज्ञान ज्ञान का जो सुविधाएं थी, उस पे उसको भोगने के लिए जरूरी था। लेकिन पसमानदा और छोटी जातियों पर अधिकार जमाए रखने के लिए ट्रेडिशन, इस्लाम, जो आइडियोलॉजिकल टूल थे ट्रेडिशनल, ये वर्ण व्यवस्था और तमाम जो उलेमाओं ने डेवलप किया था, शमसुल उलेमा बोलते थे, उलेमाओं के सूर्य, ये जो तो ताकती थे ये जितने बरेलवी वगैरह जो थे, तो उसमें ये पूरा मामला सत्ता का मामला था। इसको मैं पावर के रूप में देखता हूँ, पावर ऑब्लिक नॉलेज, पूरा ज्ञान नॉलेज से नाबिनल बद था। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से अगर आप नहीं कर सकते, इनसेपरेबल है, उसको जुदा नहीं कर सकते। तो ये पूरा पावर का मामला था। तो पसमानदा, इसीलिए इस दुविधा का शिकार, डायलोमा का शिकार हर अशराफ होता है, हर सवर्ण व्यक्ति होता है। वो दोनों को जीता है हिपोक्रेसी में। ये राय मसूलता के प्रयास में भी ये कंट्राडिक्शन, ये दरार, ये फीसर, ये गैप आपको नजर आएगा। ये मॉडर्निटी भी है, ट्रेडिशन भी चाहिए, दोनों चाहिए। तो उसमें इसलिए पारसी का बड़ाई भी करते हैं, पारसी जाने का, उसकी माँ पारसी जा रही तो उसको बड़ा सेलिब्रेट और खुशी खुशी बताते हैं कि उसकी नानी पारसी बोलती थी, जो कि ट्रेडिशन और मुसलमान का, ताकि वो कब्जे जमाए रख सके छोटे जाति पे। लेकिन मॉडर्निटी का फूट भी चखना है, अंग्रेजों की नकल भी करनी है। तो ये जो डायलेक्टिक्स है, द्वंद्व है, डायलेमा है, शाश्वत द्वंद्व है हिंदू स्वर्ण का भी। आप उसकी बीबी है, क्या नाम है उसका, इंफोसिस वाले मालिक की जो बीबी है, तो वो भी लिखती है, राइटर है, तो वो भी देखिएगा यही ट्रेडिशन मॉडर्निटी का द्वंद्व पे लिखती है। इनका यही घिसा पीटा थीम है, मैं इसको इसी रूप में देखता हूँ। जी, अब मैं बात करता हूँ जैसे जदीदियत और कदीमियत, ये इसकी लड़ाई। जी, कदीम और जदीद की लड़ाई। जी, अलीगढ़ को लेके बता रहे कि अलीगढ़ के माहौल के बारे में पूरा बहुत डिटेल में, छोटी छोटी बारीकियों के बारे में, हाँ, हाँ। कैफे दिफूस, कौन सा रेस्टोरेंट था, कौन सा रेस्टोरेंट नहीं था, कहाँ बैठा करते थे, किस गोल चक्कर में बैठते थे, कहाँ चाय पीते, मतलब छोटी छोटी बारीकियों बात हो रही है। लेकिन वहां पर जो जातिगत भेदभाव है उसको पूरी तरह आग मूंद ली। वहां पे हिंदू और मुसलमान दिख रहे हैं, लेकिन जातिगत भेदभाव नहीं नजर आ रहा, क्योंकि वो उनकी समस्या नहीं नजर आ रही है। नहीं, तो एक नहीं होता है जो मंटो बोलता है कि मैं समाज की सच्चाई देखता हूँ। सच्चाई एक है ही नहीं, सच्चाई भी कई सारी है। देयर आर ट्रूथ, नॉट अ सिंगल ट्रूथ। देयर आर रियलिटी, नॉट अ रियलिटी। तो तुम रियलिटी किसका दिखा रहे हो? सवर्णों का दिखा रहे हो। इसलिए तुम इतना जो बड़बोलापन कर रहे हो, बड़ा यथार्थवादी, यथार्थवादी जैसा कुछ नहीं होता है। अब यही देखिए, जाति भी एक यथार्थ है, तो जब यथार्थवादी थे तो उस यथार्थ को भी दिखाना था, उसको गोल करना। जी फाकिर भाई, मैं बोल दूं इस पे, मसूद अफलाई साहब की किताब है, उर्दू में है, जात पात और मुसलमान, हिंदुस्तान में जात पात और मुसलमान। उनका कई इंटरव्यू भी आपको pasmandaembassy.com पे मिल जाएगा और यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएगा। तो मैं उनकी किताब से कुछ पढ़ देना चाहता हूँ, हिंदी में थोड़ा सा हमने लिखा है उसको। मैं एक बात बोल दूं कि ये किताब, अगर आप मुस्लिम मुआशरे को समझना चाहते हैं, सिर्फ पसमानदा को नहीं, अशराफ को भी, तो ये किताब जरूर से जरूर पढ़नी चाहिए। ये एक सीना को नन, जिसको लैटिन भाषा में बोलते हैं, कि अनिवार्य किताब है। अगर आपने, जैसे कहा जाता है कि आपने लाहौर में को नहीं देखा तो जन्मे ही नहीं, जिन्हें लाहौर देख के नहीं जन्मिया ही नहीं। उसी तरह अगर इस किताब को आपने नहीं पढ़ा तो आप मुसलमानों को जानते ही नहीं, मेरे अनुसार, मेरे मुताबिक। अच्छा, ये किताब उर्दू में, हिंदी में आ जाएगी, तब तक मैं उसको हिंदी में ट्रांसलेट नहीं, सारांश पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। प्ले लिस्ट में देखिएगा कि हिंदुस्तान जात पात मुसलमान का, मैं आगे में बहुत कुछ काम कर रहा हूँ लगातार। तो अभी मैं इसका वो अंश पढ़ देता हूँ जिसमें मसूद अफलाई साहब अलीगढ़ के बारे में लिख रहे हैं, अपना अनुभव, क्योंकि उन्होंने वहां से बीए और बीएड वहीं से किया। तो वो लिख रहे हैं कि मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पिछड़ी बिरादरियों को
शिक्षा का अधिकार दिए जाने की बात दूर की है, धार्मिक दृष्टिकोण से भी मुसलमानों को बराबर नहीं समझा गया। इसका एक उदाहरण मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब अशराफुल जवाब में मिलता है। उसके अंदर है कि एक अंग्रेज अलीगढ़ कॉलेज में गया तो वहां देखा कि रईसों मतलब सेठों के लड़के पढ़ते हैं, मगर सेवा करने वाले नौकर दूर खड़े रहते हैं, मालिक के पास भी नहीं भटक सकते, लेकिन नमाज के समय मालिक के समीप जाकर बराबर खड़े हो जाते हैं। उस अंग्रेज ने अमीर लड़कों से पूछा कि क्या नमाज के बराबर खड़े होने से ये सेवक गुस्ताख नहीं हो जाते हैं? उन लड़कों ने जवाब दिया कि मजाल है कि नमाज के बाद हमारी तनिक भी बराबरी कर सके। नमाज के समय की मांग यही है कि सब बराबर है, परंतु दूसरे समय का हुक्म दूसरा है। तो आप देखिए कैसे अल्लाह के हुक्म को इन अशराफों ने अलग अलग किया है। और ये अलीगढ़ का जिक्र है कि अलीगढ़ में सेवा करने के लिए वो खादिमों को लेके आया करते थे, ये नवाब के लड़के। सवाल था कि आपने अपनी किताब में लिखा है कि अलीगढ़ में जात पात की जड़ें अभी मौजूदा हाल में जड़ें, उसमें आपने कुछ बातें नोट की, तो वो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आज भी अलीगढ़ में, क्योंकि अब तो पश्चिमा बिरादरी के बहुत से लोग हैं वहाँ पे, इवन कि बहुत से टीचर और प्रोफेसर भी आ गए हैं वहाँ पे, तो आज भी क्या अलीगढ़ में जात पात की वो जड़ें दिखती हैं? मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ कि जब मैं वहाँ था तो हमें कहा गया, रैगिंग में मेरा रैगिंग हुआ 99 में, तो हमारे सीनियर्स जो पढ़ के लगे कहा कि बैरा कुक और फोर्थ मतलब उनके अल्फाज से 4th और 5th ग्रेड के एम्प्लॉइज़ को कभी साहब मत कहना, कभी ऐसे ही कुछ कहा था, कभी जो है सर मत कहना, साहब का बुलाना, मियाँ क्या बुलाना, साहब मत कहना, मियाँ कह के बुलाना। और मैंने खुद देखा कि वहाँ जो विथिन जो बेचारे कुक अबैरा थे बात करते थे, कह रहे वो तो फलां धोबी है। और मैं ये जानता हूँ एक जो हमारे इलाके के एक साहब थे वहाँ बैरा के काम करते थे, लेकिन कभी वही बताते कि हम बैरा हैं, इसलिए कि वहाँ बैरा को बहुत ही नीची निगाह से देखा जाता है। और सर यहाँ पे एक सवाल ये है कि ये तो क्लास अपने आप में क्लास स्ट्रक्चर भी दिख रहा है, यहाँ पे जरूरी थोड़ा जो बैरा हो उसको इसलिए ही नीचा माना जाए कि वो उसकी जात छोटी है, ये भी तो हो सकता है कि वो गरीब है, वो उसका क्लास ही अलग है, इसलिए उसको नीचा मान रहे हैं, उसको पीट रहे हैं। नहीं, मेरा मानना देखिए, ना बराबरी किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो क्लास के फॉर्म में हो, चाहे वो कास्ट के फॉर्म में हो, इस्लाम सबके खिलाफ है। पेशा कोई इस्लाम में बुरा नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बीवियाँ चमड़े की सफाई करती थी, हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा और हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु अन्हा, और खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरी चलाते थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बकरी चलाते थे। हज़रत ज़करिया जो है बड़े काम करते थे। बहुत से सहाबा के जूता का काम करते थे। एक सहाबी उसका नाम है हज़्ज़ा जो रावी हैं। तो इस्लाम ने पेशा को एक हदीस में आया है कि अल्लाह से पूछा गया कि अल्लाह रसूल सबसे अच्छी कमाई क्या है, तो आपने कहा कि इंसान का अपने हाथ से कमाना। इस्लाम में भीख मांगना सबसे बुरी चीज़ मानी गई है। सबसे कही अयुल कसब अति या रसूलल्लाह, सबसे अच्छी कमाई क्या है अल्लाह रसूल? कहा कि अमलुर रजुल बियदिही, इंसान का अपने हाथ से काम करना और उससे कमाई खाना। तो कोई आदमी रोटी पका रहा है या खाना बना दे रहा है तो उसको आप जो है किस निगाह से बुरा मानेंगे? आपको देखिए उसके असरात ये नहीं है, इसके साथ जो है पुराने उलमा भी हैं। आप मेरी किताब पढ़ेंगे कि मौलाना अहमद खान साहब से एक फतवा पूछा गया कि एक इमाम है लेकिन जो खान सामा का पेशा करता है, बैरागिरी करता है, उसके पीछे नमाज़ पढ़ना जायज़ नहीं जायज़ है? तो लिखते हैं कि अगर उससे तौबा कर ली हो तो अगर आपने इस पेशा को रज़ी नहीं माना है, तौबा करने की शर्त क्यों लगा रहे हैं? और दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ तक वहाँ ज़ात की बात है, हमारे एक दोस्त हुआ करते थे अलीगढ़ में इस्लामिक स्टडीज़ में, आजकल वो हिंदुस्तान के एक यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। वहाँ पे एक साहब थे जो नदवी थे और ज़ात से सैयद थे। उन्होंने अपने इलाके पे एक मजमून लिखा और लिखा कि यहाँ इतनी मुसलमान बिरादरियाँ हैं। मैं उस जगह का नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने मुझसे कहा था कि मेरा नाम मत लीजिएगा क्योंकि मेरे अच्छे तल्लुकात उनसे हैं। अब वो जो नदवी साहब थे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के एक जो BMS डिपार्टमेंट है वहाँ पे थे वो, तो कहा थोड़ा इसे करेक्शन कर दीजिए। तो उन्होंने लिखा कि ये जो है लिखो कि वहाँ पेशवा बिरादरियाँ हैं, मुसलमान तो अशराफ होते हैं, लेकिन फिर वो जो है वो द्वारा लिख के गए वो। तो उन्होंने अपने हाथ से काट के लिख दिया उसको, मुसलमान लिखा था उन्होंने कि वहाँ पे इतनी मुस्लिम बिरादरियाँ हैं। मुस्लिम बिरादरी कहा कि नहीं, लिखो वहाँ पे इतनी पेशवा बिरादरियाँ हैं, अपने हाथ से काटा उन्होंने इसको। तो दूसरी चीज़ ये कि वहाँ पे SC ST OBC के नाम पे कोई रिजर्वेशन नहीं है।
लेकिन वहाँ के जब मैं था वहाँ पे, तो वहाँ के MBBS फॉर्म पे लिख के आता था कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो जब आप कास्ट बेस्ड पे फ़ायदा नहीं दे रहे हैं तो उसकी कास्ट क्यों पूछ रहे हैं? ये दो एग्जाम्पल हुई। हमारे एक बहुत करीबी प्रोफेसर हैं वहाँ, इनका ताल्लुक जमात इस्लामी से भी हैं। जब मेरे कुछ मज़ामीन जमात इस्लामी के मैगज़ीन छपते थे, तो एक बार उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि मुसलमान तरक्की कैसे कर सकते हैं। मैं फला मस्जिद नमाज़ पढ़ा था, मस्जिद थिलोजी मस्जिद बताया उन्हें, वहाँ पे बात कर रहे थे वो प्रोफेसरान, अरे अब तो जुलाहे या दुनिया भी इमाम बनने लगे हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई अल्लाह के घर से निकले हैं, यहाँ सब लोग खड़े नमाज़ पढ़ा आपने, और यहाँ आप इस तरह शैतानी बात करते हैं आप। तो जो नज़रिया था सर सैयद रहमतुल्लाह अलैह का, जो काशिश नज़रिया, उसका रिफ्लेक्शन तो होगा ही। और उसके देखने के लिए आप देख लीजिए कि वहाँ के जो टीचिंग फैकल्टी के जो सिलेक्शन उस पर नज़र डाल सकते हैं आप। दोनों बात कह जाऊँ, ये मसूद फलाई साहब की जो किताब है हिंदुस्तान जात पात, इस किताब ने एक नया विवाद छेड़ा था सर सैयद साहब के ऊपर, और उसमें इन्होंने साबित किया कि सर सैयद साहब किसी भी पसमानदा जाति को लाना नहीं चाहते थे, पढ़ाना नहीं चाहते थे अलीगढ़ में। और उन्होंने साबित किया है, आप जिसको भी एतराज़ करना हो या उसके खिलाफ लिखना हो लिख सकते हैं। सबके बौद्धिक रूप से सब आज़ाद हैं, जिसको जैसा चाहे वैसा जवाब दे सकता है। किताब मौजूद है, लिखित रूप में मौजूद है, एविडेंस के साथ मौजूद है कि सर सैयद साहब का क्या बयान था। दूसरी बात, अलीगढ़ के ऊपर हमने कई वीडियो और कई आर्टिकल लिखे, उसको आप देख लीजिए कि कैसे वहाँ पर छोटी जात के लोग वहाँ पर आज भी बहुत कम है। उनकी तादाद आज के 2020 का 18 का तक का डाटा हमारे पास था कि उनकी संख्या बहुत कम है। RTI के जरिए हमने वो डेटा लाया था और उसको हमने शेयर भी कर दिया था। और इसी ये सारे डाटा आजकल एक गवर्नमेंट ने यूडाइस नंबर चलाया है कि हर स्कूल को यूडाइस लेना होगा, और हर एक हायर इंस्टीट्यूशन कॉलेज यूनिवर्सिटी को UC नंबर लेना पड़ता है। तो UC के वेबसाइट पे बहुत डिटेल डाटा मिल जाएगा, सारा वेबसाइट पे दिया हुआ है। और शिक्षा विभाग के भी वेबसाइट पे आप जाएंगे, UGC के वेबसाइट में जाएंगे, या SC/ST कमीशन की, सारा डाटा मिल जाएगा। वेरीफाई करना संभव है, जो खोजी आदमी है आराम से इसको जान सकता है कि जो रिप्रेजेंटेशन है बिल्कुल नगण्य है, कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। इस बारे में राई मासूम रजा, उनको हिंदू नजर आ जा रहे हैं, कम्युनिस्ट नजर आ जा रहे हैं, ये जातियां नजर नहीं आ रही। हालांकि जाति वो जानती, तभी तो आधा गाँव लिखा है। आधा गांव बेहतर उपन्यास है इसके अपेक्षा टोपी शुक्ला के। वो जातियां पता थी ना, तो अलीगढ़ में वो जातियां देख सकते थे, लेकिन नहीं देखे। हाँ, नहीं देखने में प्रॉब्लम था ना, खुद को क्वेश्चन करना पड़ता है। ये साहस कम साहित्यकार में होता है जो खुद को क्वेश्चन करे, उनको खुद को क्वेश्चन करना पड़ता है, अपने प्रिविलेज को क्वेश्चन करना पड़ता है कि आखिर क्या टैलेंट की कमी है जुलाहे में, मंसूरी में, कि उनके अंदर कोई। हिंदी में तो फिर भी आज मधुकर सिंह और तमाम दलित एक आंदोलन चल गया साहित्य में, लेकिन ऐसा ही आंदोलन क्या उर्दू साहित्य में है? तो इस लिहाज से उर्दू एक बहुत ही अत्याचारी जुल्म करने वाली भाषा है, क्योंकि हिंदी में फिर भी एक दलित आंदोलन है। ओम प्रकाश वाल्मीकि है, तेज सिंह है, सुशीला टाक भौरे हैं, तमाम नाम गिना देंगे आप। यही नाम हलाल खोर में गिना दीजिए जुलाहों में, तो मैं मान जाऊं आपको कोई नहीं है। उर्दू साहित्य पूरी तरह से समझती है। तो मैं आखिर में उन्हीं के टोपी शुक्ला के एक कोटेशन के साथ बात खत्म कर रहा हूँ कि नौकरी, सुना जाता है कि पहले जमाने में नौजवान मुल्क जीतने, लंबी और कठिन यात्राएं करने, खानदान का नाम ऊंचा करने के ख्वाब दिखा करते थे। अब वे केवल नौकरी का ख्वाब देखते हैं। नौकरी हमारे युग का सबसे बड़ा एडवेंचर है। आज के फाहियान और इब्ने बतूता, वास्को डी गामा और स्कॉट नौकरी की खोज में लगे हैं। आज के ईसा, मोहम्मद और राम की मंजिल नौकरी है। नौकरी 3 अक्षर और 2 मात्राओं का ये शब्द आज के ख्वाबों की कसौटी है। जो इस कसौटी में खरा उतरे वही खरा है। नौकरी ही से घर और परिवार की कपोलें फूटती है। ये आज के वक्त का बहुत कड़वा सच जो इन्होंने लिखा है। इसी से आज की बात खत्म करते हैं टोपी शुक्ला की। अगली किताब हम लोग मिलेगी काशी के 80 पे, इस पे हम बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।